हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आशा है कि आप फिट होंगे, फाइन होंगे, मज़ेदार भी होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है, कौन सी, मास्टर सीरीज ऑफ एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइज क्वेश्चन। अभी तक हमारे बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं। हाइड्रोजन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमारा एस ब्लॉक का फर्स्ट ए पार्ट आ चुका है, आज सेकेंड बी पार्ट है इंट्रोडक्शन एंड अल्कली मेटल पे। आप लोग एक काम किया करें, जब भी मैं क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करता हूँ या स्टार्ट करता हूँ तो आप पहले वीडियो को पॉज किया करें, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें, फिर आप वीडियो को देखा करें। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए, आप हमारे साथ चलते हैं ekites.in पे। तो आपको गूगल पे सिर्फ सर्च करना है ekites.in, ठीक है। आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने सर्च किया, जैसे ही आप सर्च करोगे इस तरीके से आ जाएगा। यदि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। तो लॉगिन करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, स्टोर में जाएंगे, ठीक है ना। स्टोर में जाने के बाद आपने, यदि आप 12th पास हैं 12th पास सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। यदि आप 12th में तो 12th को सिलेक्ट कीजिए। यदि आप 11th क्लास में तो 11th क्लास को सजेस्ट कर लीजिए। आप किसी भी क्लास में हो, आप वहाँ पे क्लास, आपको सिलेक्ट स्ट्रीम और सिलेक्ट क्लास यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा। आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हमने इस पे सी डिटेल्स पे गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सी कंटेंट में गए और कंटेंट के बाद अब हम देखेंगे हमें क्या करना था, 1B एस ब्लॉक, क्योंकि हमने एक पार्ट रिकॉर्ड कर लिया था 2A एस ब्लॉक का, हमने इंट्रोडक्शन का और अल्कली मेटल का रिकॉर्ड कर दिया था। आज हम 2B करेंगे, फिर से इंट्रोडक्शन एंड अल्कली मेटल दोनों का। तो देखो हम यहाँ पे गए, हम चल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। देखो 2B देखना आपको, सिंपल एस ब्लॉक का। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, 2C हो गया, 3D आ गया, 1D आ गया, ठीक है। 2B एस ब्लॉक, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हैं। हमने इसको अटैम्प्ट किया, ये अटैम्प्ट कर दिया, ठीक है। अटैम्प्ट करने के बाद आपको इसमें टोटल क्वेश्चन पता लग गए। सिंपल आपने यहाँ पे अटैम्प्ट किया, ये आपको मिल गया क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझ लेना। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द ब्लू कलर ऑफ अल्कली मेटल इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। देखो आदि आपने पढ़ा होगा सोडियम की रिएक्शन, ठीक है ना, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन से आपने देखी होगी। आपको पेज नंबर 294 पे एनसीईआरटी में मिल जाएगा 6 पॉइंट पे, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन विच अब्सेंस एनर्जी इन द विजुअल क्या रीजन ऑफ लाइट। सिंपल विजुअल रीजन ऑफ लाइट में मिलता था, इसीलिए हमें क्या बोलो, यहाँ पे ब्लू कलर मिलता था। तो वो क्यों मिलता था, क्योंकि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलता है। जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलता है आपको, जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा दुनिया में कभी भी, है ना, वो जनरली कैसे होंगे, वो आपके विजुअल रीजन में आएंगे, यानी पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। यदि आप इसको देखोगे तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का भी होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने टिक कर दिया अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन पे और हमने चेक किया, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से आपको समझना है। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इन अमोनिया इज। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल इन अमोनिया इज आप यहाँ पे पढ़ेंगे तब तो आपको मिल ही जाएगा कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। और मैंने अभी बताया था आपको, जब जब क्या होगा, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो मॉलिक्यूल आपका किस तरीके का होगा या एटम किस तरीके का होगा, वो होगा आपका सिंपल पैरामैग्नेटिक नेचर का, ठीक है। तो आपने ये केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, ध्यान से। तो ये पैरामैग्नेटिक कर दिया, फिर इसमें ऑप्शन और भी थे, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक चेंज टू डायामैग्नेटिक, नहीं ये तो नहीं है भाई। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा और हमने चेक किया, बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एलॉय ऑफ लिथियम। एलॉय ऑफ लिथियम मेटल का जो होता है वो लेड, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम रिस्पेक्टिवली आर यूज टू मेक। इसको किसके लिए यूज करते हैं, तो जनरली इसको यूज करते हैं हम एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। और इंजन्स को, बियरिंग इंजन, मोटर इंजन को भी बनाने के लिए यूज करते हैं, आर्मर प्लेट्स को भी बनाने के लिए यूज करते हैं, सिंपल। तो हम यहाँ पे देखो, आपको यदि आंसर देखना है तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप यूजेस में जाएंगे, सिंपल। तो लिखा हुआ है, देखो पेज नंबर 294 पे क्या लिखा हुआ है, लिथियम मेटल इज यूज टू मेक यूजफुल एलॉयज, फॉर एग्जाम्पल विद लेड टू मेक व्हाइट मेटल, बियरिंग फॉर मोटर इंजन, विद एल्यूमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट। एल्यूमिनियम किसके लिए बनाया जाता है, बोलो, एयरक्राफ्ट। और
जो आपका मैग्नीशियम है वो किसके लिए बनाया जा रहा है, वो सिंपल आपका आर्मर प्लेट्स के लिए बनाया जाता है। सिंपल ये यूजेस लिखा हुआ है। तो देख लो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा बियरिंग फॉर मोटर इंजन। तो ठीक है भाई, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी हिसाब से देखना पड़ेगा ना आपको। सिंपल आप लेड का क्या है, फिर आप देखेंगे एल्यूमिनियम का क्या है, फिर आप मैग्नीशियम का देखेंगे। तो आप इसका आंसर ए हो जाएगा और आप चेक करेंगे, बिल्कुल देखो सही आंसर हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप हमारी वीडियो को मत देखें, आप पहले वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करने के बाद पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जब क्वेश्चन में डाउट आए तब आपको यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है NaPb एलॉय नीडेड टू मेक। तो देखो यदि Na और Pb के नीडेड की बात की जाए, ये बनता है लेड PbEt4 और PbMe4 से, PtMe4 से। यदि आप यहाँ पे इसका आंसर देखना चाहें तो डायरेक्ट NCERT में लिखा हुआ है सोडियम एंड लेड एलॉय नीडेड टू मेक PbEt4 एंड PbMe4। सिंपल, यहाँ पे पेज नंबर 294 पे लिखा हुआ है। तो देख लो आप कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं NCERT से, लाइन टू लाइन से। तो यहाँ पे देखो बच्चा, यदि आपको मान लो आप जेई में हो, आप जेई में हो, एडवांस में हो, और आप पेपर दे रहे हो इनऑर्गेनिक का और मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ गया है, तब तो आप करोगे A B C तीनों टिक करोगे। यदि आप नीट में या जेई मेंस का पेपर दे रहे हो तब आप सिंपल सिंगल ऑप्शन करेक्ट में आंसर देंगे और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं भाई, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सिंपल मैच द फॉलोइंग दिया है, कॉलम ए दे दिया, कॉलम बी दे दिया, हमें इसमें मैच करना है। तो देखो यदि आप देखेंगे PbEt4 को, ये जो यूज होता है ये जनरली एंटी नॉक एडिटिव्स के लिए यूज होता है, ठीक है। लिक्विड सोडियम कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूज होता है। ध्यान समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पेज नंबर, देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है 294 पे, मैंने हाईलाइट कर रखी है। यहाँ पे आप देखेंगे दीज ऑर्गेनो लेड कंपाउंड्स वर अर्लियर यूज्ड एज एंटी नॉक एडिटिव्स, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है टू पेट्रोल, बट नाउ अ डेज व्हीकल यूज लेड फ्री पेट्रोल, लेकिन इस टाइम क्या लेड फ्री पेट्रोल। अब देखो लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड फॉर कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर, पोटेशियम हैज अ वाइटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इससे देखेंगे तो ए का देखो, ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का हो जाएगा आपका फोर्थ, ए का हो गया फोर्थ, ठीक है। बी का हो जाएगा थर्ड, बी का हो गया थर्ड। तो आंसर देखो, यदि आप देखो इस तरीके से भी कर सकते हो, ट्रिक है। आप ए और बी देख लो, मैच ए और बी दिया, जो ए और बी देखो किसी में भी सेम नहीं है, तो जब चारों ऑप्शन में सेम नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सिंपल ए हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसको चेक करेंगे, आंसर ए हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, ऑन कंबस्टन इन एयर अल्कली मेटल्स फॉर्म। देखो कंबस्टन ऑफ एयर करोगे तो अल्कली मेटल क्या बनाएगा, देखो ऑक्साइड भी बनाएगा, वो परऑक्साइड भी बनाएगा, वो सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा, है ना। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड भी बनाएगा इस बात को। और आपको पता है लिथियम जनरली क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, और जो पोटेशियम होता है वो क्या बनाता है, वो आपका परऑक्साइड बनाता है। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो ये होते हैं, ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आप देखो पेज नंबर 295 पे आएंगे तो यहाँ पे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड लिखा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो Li2O, है ना, फिर आपका Na2O, पूरा आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हो गए, मतलब A B C, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑल अबव। लेकिन मल्टीपल चॉइस में ऐसा नहीं होगा एडवांस वालों को, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, तो हम देखो चेक करते हैं क्या हो रहा है, बिल्कुल सही आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे सिंपल मैच द फॉलोइंग आ गया है। आप पेज नंबर 295 पे जाएंगे, डायरेक्ट रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पे देखो ये दी हुई है तीनों रिएक्शन, और डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। तो सिंपल आप यहाँ भी इसी तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको पहला, जैसे मान लो आपसे पूछा गया ए का बताओ, है ना, ए का क्या होगा मैच सही, यदि ए का देखोगे तो सिंपल यहाँ पे ए के लिए हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, M2O प्लस H2O गिव्स 2M प्लस प्लस 2OH माइनस, ये बन गया। अब दूसरा क्या है, M2O2,
ठीक है ना, प्लस H2O। जब आप M2O2 में करोगे तो सिंपल आपका थर्ड वाला आ जाएगा, तो B का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा C का क्या होगा, C का जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन। देखो आप जब ऑप्शन देखोगे तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है A का 1, B का थर्ड, C का सेकंड, कौन सा हो रहा है, ए ऑप्शन हो रहा है, तो हमने ए ऑप्शन पे टिक कर दिया सिंपल, ठीक है। तो आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है ना। आप देखो वीडियो को पॉज करते जाना, खुद से सॉल्व करना है बच्चा, देख के नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल कैन बी फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ HX। देखो जब आप हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल लोगे वो क्या फॉर्म करेंगे रिएक्शन विद HX से, वो देखो ऑक्साइड भी बनाए होते हैं, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, तीनों ही। यदि आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपल आपके प्रिपेयर किए जा सकते हैं यहाँ पे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट विद एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, ये भी पेज नंबर 295 पे लिखा हुआ है, इस साइड में हैलाइड्स के जस्ट नीचे ही आप देखोगे, तो आंसर हो जाएगा फिर इसका ऑल ऑफ द अबव। सिंपल है, इस तरीके से हम इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो अब आंसर बिल्कुल सही आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स हैलाइड फॉलोज द ट्रेंड। तो देखो यदि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है तो सिंपल यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं वो फ्लोराइड्स के ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं, फ्लोराइड्स, ठीक है ना। फ्लोराइड्स से सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोराइड्स, ठीक है ना, फिर ब्रोमाइड, ठीक है ना, फिर आपका आयोडाइड। ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन, जब आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो सिंपल जो ऑप्शन आएगा, देखो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बिल्कुल ये ऑप्शन तो हो गया है। लेकिन देख लेते हैं, और क्लोराइड नहीं भाई, आयोडाइड नहीं भाई, है ना। लेकिन आपको नन ऑफ द अबव नहीं भाई, ए ऑप्शन है इसमें, तो फिर ए ऑप्शन हो गया, तो हमने चेक कर लिया, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, LiF एंड CSI रिस्पेक्टिवली है लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज ड्यू टू। देखो मैं एक बात आपको बता दूं, हम किसी भी कंपाउंड को हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल होगा और कौन सा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी हम देखते हैं, चेक करते हैं कि भाई सिंपल इस तरीके से हमने डिजोल्व किया, ठीक है, देख लिया, यदि डिजोल्व हो गया तब तो सॉल्युबल है। लेकिन कुछ आपने देखे होंगे, कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, रेडियस रेशियो से आप एक्सप्लेन कर लेते हो, है ना, कि सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा है। अब एक बात और मैं बता देता हूँ, रेडियस रेशियो से देख ही लेते हैं, या एटॉमिक साइज रेशियो से, तो हम सिंपल सी बात करते हैं यहाँ पे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, बोलो, लेटेस्ट एनर्जी से। यदि हाइड्रेशन एनर्जी लेटेस्ट एनर्जी से ज़्यादा होगा तभी वो कंपाउंड सॉल्युबल होता है किसी उसमें, ऐसे सॉल्युबल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब मतलब सिंपल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी। तो देखो यहाँ पे यदि बात की जाती है LiF क्यों नहीं होता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर में, ड्यू क्यों कम होता है, क्योंकि उसकी एक तो हाई लेटेस्ट एंथैल्पी होती है, दूसरा उसकी जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होता है वो क्या होता है, कम होता है। जब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कम होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, तो हमने अभी हाल बताया था सिंपल सा। देखो इस टाइप क्वेश्चन एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। देखो सारे आप एक्सप्लेन कर दोगे रेडियस रेशियो से तो नहीं होंगे, कुछ आपके फजांस रूल से एक्सप्लेन होते हैं, है ना, क्योंकि ये देखी जाती है। देखो पहले क्या दिया जाता है, चेक किया जाता है सॉल्युबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही। यदि सॉल्युबल है फिर हम उसी के अकॉर्डिंग क्या दे देते हैं, आंसर को दे देते हैं। अब देखो यहां पे आप देखोगे सिंपल तो लिखा हुआ है, यहां पे भी आपके आंसर लिखे हुए हैं। देखो पेज नंबर 295 पे हाई लेटेस्ट एंथैल्पी किसकी, LiF की, इसलिए लो सॉल्युबिलिटी होती है। क्या होती है, जब लेटेस्ट एंथैल्पी ज्यादा होगी, मतलब लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। क्यों कम है सॉल्युबिलिटी इन वाटर में, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, कम है, ठीक है ना। मतलब इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, क्योंकि ड्यू टू दिस हाई लेटेस्ट एंथैल्पी वेयर एज द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ CSI इज ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी। और अब देखो यहाँ पे हम बात की जाए,
CSI क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए वो भी सॉल्युबल कम होता है। तो सिंपल यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी, आंसर आपका हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दोनों ही बहुत ज्यादा होती हैं, ऐसा नहीं लिख सकते बोथ हैव हाई लैटिस एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। भाई एक तो ज्यादा होगी, किसी के कंपैरिजन में एक तो ज्यादा होगी। तो सिंपल यहाँ का आंसर हो जाएगा, आप चेक करोगे सी ऑप्शन हो गया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड कार्बोनेट। देखो जो सॉलिड कार्बोनेट में एग्जिस्ट नहीं करता है वो होता है आपका लिथियम बाइकार्बोनेट। क्या है? लिथियम बाइकार्बोनेट। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पे सिंपल लिथियम का साइज छोटा होता है, तो लिथियम का जब साइज छोटा होता है तो क्या होगा बोलो, वो आसानी से क्या नहीं बनाया, मतलब स्टेबल नहीं बनाएगा ना, तो उसके ऑक्साइड स्टेबल होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है Li2O, है ना, और इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। तो क्या नहीं करेंगे, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट क्या नहीं करेंगे, सिंपल आपके हम बोले लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट क्या नहीं करेगा, सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है रॉ मटेरियल यूज्ड इन सॉल्वे प्रोसेस आर। देखो सिंपल सॉल्वे प्रोसेस से जो बनाते हैं हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, और आपको पता है सोडियम कार्बोनेट का यदि हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, Na2CO3 का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, तो ये मिलता है आपको Na2CO3.10H2, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं, आई होप। तो यहां पे आप आंसर देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है पेज नंबर 296 पे आप जाएंगे तो आप सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस से याद रखना पोटेशियम बाइकार्बोनेट को नहीं करते हैं, है ना, सिंपल पोटेशियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम कार्बोनेट को नहीं करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ पे मिलते हैं हमें सिंपल रॉ मटेरियल जो हम यूज करते हैं वो होता है आपका अमोनिया, NaCl और CaCO3, ठीक है ना। आप यहाँ पे जब रिएक्शन देखेंगे या आप पढ़ेंगे तो आपको सिंपल लिखा हुआ मिल जाएगा पेज नंबर 296 और 297 के बीच में, तो आपको रॉ मटेरियल पता लग जाएंगे अमोनिया, NaCl एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करते चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सिंपल पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाई सॉल्वे प्रोसेस। देखो क्यों नहीं बना सकते हैं, आपको मैं सिंपल बताऊं, पोटेशियम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पोटेशियम कार्बोनेट, इसी हमने अभी बताया भी था इससे पहले क्वेश्चन में कि पोटेशियम कार्बोनेट को हम नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि वो सिंपल वो क्या बना लेता है, यहाँ पे लिखा हुआ पेज नंबर 297 पे आप देखोगे तो वो बना लेता है, वो उसका जो प्रेसिपिटेट बनता है वो सॉल्युबल होता है, या हम ऐसे बोल रहे सॉल्युबल हो जाता है KSCO3 सिंपल किसमें बोलो, KCl और अमोनियम बाइकार्बोनेट में, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सॉल्युबल is to precipitated by the addition of ammonium hydrogen carbonate to saturated solution of potassium chloride। सिंपल। तो देखो यहां पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, इस बात को भी आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्रूड सोडियम क्लोराइड कंटेन्स एज इम्प्योरिटीज। देखो यदि हम क्रूड सिंपल सोडियम क्लोराइड की बात करें, वो इम्प्योरिटीज किस किस को लेके रखता है, वो सोडियम सल्फेट को भी रखता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट को भी रखता है, वो मैग्नीशियम क्लोराइड को भी रखता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब इसका ऑप्शन जो होगा ऑल द अबव होगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सोडियम क्लोराइड में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लोराइड जनरली ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन, क्रूड सोडियम की बात कर रहे हैं, ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, आपको यदि याद हो, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं हम एक्वस NaCl को, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कंटेन सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंपल आपका डी ऑप्शन। तो हम इसको चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, कास्टनर केल्नर सेल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ। देखो यदि हम बात करें यहाँ पे यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, तो ये आपका होता है कास्टिक सोडा।
आप यहाँ पे देख सकते हैं 297 पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखोगे तो ये मैंने लिखा रखा है, तो कास्टिक सोडा होता है यहाँ पे सिंपल। सोडियम आयंस आर फाउंड कैसे, देखो भाई सोडियम आयंस की यदि हम बात करें, आप यहाँ पे जाओगे पेज नंबर 298 पे और आप देखोगे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो सोडियम आयंस होता है वो क्या होता है, देखो किसके लिए यूज होता है, सिंपल देखो सोडियम आयंस आर फाउंड प्राइमरली ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल बीइंग लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा एंड इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच सराउंड्स इन द सेल। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों ही सही है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो चेक किया बिल्कुल सही आंसर है ना। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो इनऑर्गेनिक में कुछ टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको ये आंसर्स याद भी हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी रहेगी, तो याद रख लोगे आसानी से। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। देखो डिमोटिवेट मत हो, हमेशा इनऑर्गेनिक को आप इस तरीके से लो, ये लाइक अ फ्रेंड है ना। यदि आप उसको फ्रेंड मानोगे तो आएगी, नहीं मानोगे तो नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। जब आपकी कोई फ्रेंड होती है तो उसको टाइम देते हो ना, ऐसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको टाइम दोगे तो आपको आने लगेगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, सोडियम आयन पार्टिसिपेट इन। देखो यदि हम सोडियम आयन की हम बात करें पार्टिसिपेट की, तो देखो वो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, बिल्कुल सही बात, वो ट्रांसमिशन करता है भाई यहाँ से वहाँ नर्व सिग्नल के, बिल्कुल ठीक है। रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ये बात भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड इनटू सेल, बिल्कुल ये बात भी सही, ये बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये आप जो नीट के बच्चे तैयारी करते हैं उन्होंने सोडियम पोटेशियम के पढ़े होंगे यूजेस, है ना। सिंपल आपने पंप भी पढ़े होंगे इस तरीके से, तो आपको ये याद होंगे। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, तो जेई वाले को याद रखना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एज इट इज 298 पेज पे यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है सीधा सीधा, दीज आयन पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स in regulating the flow of water across cell membrane and in the transport of sugar and amino acids into cell। तो देखो यहाँ पे ऑल द अबव करोगे, चेक करोगे, बिल्कुल आंसर सही निकलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच वन इज मोस्ट अबंडेंट कटायन विद इन द सेल फ्लूइड्स। तो वो देखो भाई वो तो याद ही रखना पड़ेगा, वो है पोटेशियम। आपका आप यहाँ भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है 298 पेज पे, पोटेशियम आयंस आर द मोस्ट अबंडेंट कटायंस विद इन सेल फ्लूइड्स, ठीक है। तो सिंपल क्या हो जाएगा इसका आंसर, पोटेशियम हो जाएगा। तो देखो चेक, देखो मेरा उद्देश्य सिर्फ एनसीईआरटी लाने का ये है कि आप हमारे साथ साथ एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला एनसीईआरटी चाहे जेई में हो चाहे नीट में हो, ये आपके लिए भगवत गीता है। क्या है, भगवत गीता, बिल्कुल। इसको आपने अच्छे से कर लिया, आपकी स्ट्रांग हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पोटेशियम आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है भाई, पोटेशियम आयंस बोल रहा है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो देखो यहाँ पे यदि आप देखोगे 298 यही आप लाइन पढ़ोगे सिंपल, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, देखो वो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है ना, सिंपल। प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये भी करता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ नर्व सिग्नल विद सोडियम, बिल्कुल ये भी बात सही है। और यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ भी है पोटेशियम आयन आर द मोस्ट अबंडेंट कटायन विद सेल फ्लूइड्स वेयर दे एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स, क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है ना। और पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी एंड विद सोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ठीक है। तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा डी, इस तरीके से। अब देखो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, देखो ये डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है एनसीईआरटी में, आपको बस थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी ये चीजें। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो देखो यदि हम यहाँ पे करेक्ट की बात करें तो लिखा हुआ है सोडियम इज प्रेजेंट टू द एक्सटेंट 143 mm, है ना, पर लीटर एंड इन, है ना, या मैं से बोले इन ब्लड प्लाज्मा, या पोटेशियम लेवल इज ओनली 5 मिलीमोल पर लीटर विद इन आरबीसी, ठीक है ना। एम मोल इस तरीके से लिखा हुआ है, एम मोल है ना, पर लीटर, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो देखो अब मिलीमोल है सिंपल यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप आंसर देखोगे तो देखो पेज नंबर 298 पे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना।
आप देखेंगे आंसर आपको मिल जाएगा इस वाले पैराग्राफ में। सोडियम इज प्रेजेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 143 मिली मोल पर लीटर और वेयर एज द पोटेशियम लेवल इन द ओनली 5 मोल पर लीटर। ठीक, 5 मिली मोल पर लीटर है, 5 मोल नहीं, बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब आप चेक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो, अब ये पूरा आपका सिलेबस खत्म, ये मतलब 20 क्वेश्चंस थे, दूसरे पार्ट थे, ये खत्म हो चुके हैं। अब हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट करेंगे अपना टेस्ट। तो सबमिट करेंगे, तो जैसे ही सबमिट ऑल करेंगे, ये सबमिट हो गया। अब देखो, लो भाई, अब आपकी एक्यूरेसी भी यहाँ पे पता लग जाएगी। भाई आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से करते जाओ, पढ़ते जाओ, हमारे साथ कवर अप करते जाओ। अपन कोई अभी एग्जाम जो नीट वाले स्टूडेंट्स अगस्त से पहले खत्म ही हो जाएगी एनसीईआरटी, तो उन्हें इनऑर्गेनिक की भी उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक रिवाइज भी हो जाएगा, वो भी लाइन टू लाइन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। अब हम मिलेंगे इसी तरीके के नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको इसी टाइप की किसी भी टॉपिक पे या पर्टिकुलर अदर सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।